नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी जातिगत जनगणना करवाए जाने की मांग तेज होने लगी है। प्रमुख विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल घटक दल जातीय जनगणना को लेकर मुखर हो रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जातिगत जनगणना करवाए जाने की पुरजोर वकालत की है। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी इस मामले को लेकर बैकफुट पर दिख रही है। जातिगत जनगणना से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान, भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जातीय जनगणना का मुद्दा आगामी चुनाव पर क्या असर डालेगा, क्या बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति को जातियों की संख्या के आधार पर भागीदारी का मुद्दा मात दे पाएगा। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अमरेंद्र राय। अमरेंद्र जी, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। अमरेंद्र जी, बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? धनखड़ जी, ये जो नतीजे आए हैं, सर्वे जो कराया गया जातीय आधार पर जी, उसका उम्मीद ये थी कि जैसे पीछे मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें उस समय जब जनगणना कराई गई थी तो 52% के आसपास ओबीसी आए थे। लेकिन इस बार जो जनगणना हुई है उस जनगणना में जो ओबीसी है टोटल मिला करके वो आ गई है 63% से भी ज्यादा। तो मैंने उम्मीद से भी ज्यादा ये जनगणना आई है और इसका एक बड़ा व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अभी तक हो ये रहा था कि ये तो माना जाए, मैंने ये लोहिया जी का नारा हुआ करता था कि 100 में पाए पिछड़े मैंने 60% के करीब उनको मिलना चाहिए। माना जाता था कि जितना पिछड़ा समाज था, हालांकि लोहिया जी जातियों के आधार पर बंटवारा नहीं करते थे, उनका ये कहना था कि अगड़े और पिछड़े हैं। पिछड़े में सभी लोग हैं, उसमें वो दलितों को भी शामिल कर लेते थे, पिछड़ों को भी शामिल कर लेते थे। माने ये जो कुछ हिस्सा बचता था उनको छोड़ करके सबको, और वो चाहते थे कि सबकी सत्ता में उसी आधार पर भागीदारी हो जितनी की उनकी संख्या है। जी। लेकिन अब जो हो रहा है, मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई, मंडल ने जो बनाया उसमें उसने जातियों को शामिल किया। और अभी जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसमें मंडल से भी वो एक कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने पिछड़ों में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा कर दिया है। तो नीतीश कुमार ने जो किया वो अपनी राजनीति को ध्यान में रख के किया, क्योंकि वो अति पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ों के चैंपियन बिहार में लालू प्रसाद जी हैं। अब उनके रहते नीतीश कुमार जी का कुछ दिख नहीं रहा था भविष्य, तो उन्होंने लालू के एक पैरेलल अपनी राजनीति शुरू की और वो अति पिछड़ों को जोड़ करके देखना शुरू किया। तो ये जो जनगणना उन्होंने कराई है, जनगणना का आप अगर सर्वे देखें और जो जारी किया गया है बिहार सरकार की ओर से, तो उसमें देखेंगे तो अति पिछड़े 36% हैं। इसके बाद पिछड़ों की संख्या है जो 27% के करीब है। ये दोनों मिला करके 63% हो रहे हैं। तो 63% अगर अकेले पिछड़े हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। और जो अगड़ों की संख्या आई है, अगड़ों की संख्या आई है कुल मिला के 14% के करीब। उसमें भी 11% जो हिंदू अगड़े हैं वो हैं और 4% जो मुस्लिम अगड़े हैं वो हैं। तो कायदे से देखिए तो जैसे पिछली बार हुआ था कि 1990 में मंडल आयोग कमीशन की जो रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन 1979 में बना था। 1980 में उसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट बस्ते में पड़ी हुई थी, उसके कोई पूछने वाला नहीं था। वीपी सिंह जी जब आए और उन्हें लगा कि ये मामला गड़बड़ हो रहा है, सत्ता इधर उधर हो रही है, बीजेपी कुछ नाराज सी दिख रही है और हमको भी थोड़ा अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहिए, तो उन्होंने मंडल की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया। अब उस समय 52% मंडल के हिसाब से पिछड़े थे। उनको लगा कि अगर हम इस सिफारिश को लागू करेंगे तो जो 52% पिछड़े हैं वो हमारे वोट बैंक के आधार पर आएंगे। अब बीजेपी को ये लगा कि अगर 52% जो पिछड़े हैं वो बेसिकली बीजेपी मानती है कि ये हिंदू हैं,
हिंदुओं का ही तबका है और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की ही राजनीति करती है। तो उसको लगा कि हमारा तो जनाधार बिल्कुल खिसक जाएगा, तो उसने जो है फिर वो रथ यात्रा प्लान कर दिया आडवाणी के नेतृत्व में, और उसी को आपको मालूम है कि क्या क्या हुआ था इसके बाद, सरकार गिरी। लेकिन एक बात अभी भी दोनों में कॉमन है कि दोनों का जो रणभूमि था वो बिहार ही था। इस बार जनगणना जो हुई है वो बिहार में हुई है, सर्वे के जो रिपोर्ट जारी किए गए वो बिहार में जारी हुए, और पिछली बार भी जो कहते हैं ना कि आडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई वो बिहार में ही रोकी गई थी। तो अगर इस आधार पर देखेंगे तो जनगणना का बहुत बड़ा मायने है। इसमें आपको हम ये भी बतला दें कि 1990 में के बाद जो चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी को सत्ता नहीं मिली थी। ये अलग बात है कि सत्ता वीपी सिंह को भी नहीं मिली, सत्ता कांग्रेस के हाथ में चली गई थी। लेकिन मंडल कमीशन ने, या जो ये आरक्षक कह लीजिए, उसने जो है हिंदू जो आधार पर पोलराइजेशन था उसको खत्म कर दिया। तो इस बार भी यही ज्यादा संभावना है कि इसने हिंदू मुस्लिम वाली स्थिति को खत्म करके बल्कि उसको जातियों के आधार पर ला दिया है जी। और बिहार में अगर आप देखें तो जातीय आधार पर जहां 63% ये हो रहे हैं अकेले, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप दूसरे लोग कहीं टिक नहीं सकते इसके सामने। जी जी अमरेंद्र जी, ये तो ठीक है कि जातीय आधार पे आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पिछड़ी जातियां हैं उनको आगे लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सामाजिक न्याय और समतामूलक समाज की स्थापना का एकमात्र रास्ता जातीय आरक्षण ही है? देखिए धनखड़ जी, हमारा जो संविधान कहता है कि सबको जो है समान अधिकार मिलना चाहिए, वो जातियों की बात नहीं करता, बल्कि उसका भाव यह है कि जातियां खत्म होनी चाहिए। आरक्षण की जो व्यवस्था पहले संविधान में की गई वो भी सिर्फ दलितों के लिए की गई, पिछड़ों के लिए कोई बात ही नहीं की गई। शायद उस समय ये माना ही नहीं गया कि पिछड़े भी हो सकते हैं या होंगे तो उन्हें आरक्षण की जरूरत पड़ी। दलित जरूर, चूंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने के प्रमुख थे और वो दलित समुदाय से आते थे, वो दलितों की परिस्थितियों से परिचित थे और उनका आग्रह था कि नहीं साहब, इनको जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक ये बराबरी की स्थिति में नहीं आएंगे। तो इसीलिए दलितों के आरक्षण की बात तय की गई, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि परमानेंट आरक्षण हो, वो एक अस्थायी व्यवस्था थी। और ये बाकायदा कहा गया कि अगर ये लगेगा कि नहीं भाई अब दलित भी बराबरी पर आ गए हैं, सबके समान हो गए हैं, तो ये आरक्षण की भी व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो वो 10 साल के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो 10 साल बाद खत्म, स्थिति में बदलाव नहीं आया, तो 10 साल फिर बढ़ाया गया, फिर 10 साल बढ़ाया गया और आज तक बढ़ता आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आरक्षण करके आप किसी को बराबरी के लेवल पर नहीं ला सकते जी। आपको बराबरी पर लाने के लिए दूसरी चीजें अपनानी पड़ेंगी जी। और वो चीजें, ये आप सबको रोजगार देने की बात करिए, उससे तो सबको, अगर आरक्षण देते हैं तो आरक्षण में आप दलितों को अगर 20-22% आरक्षण देते हैं तो उसमें सारा दलित समाज नहीं आता। इसी तरह से आप ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं, 27% अभी तक दे रहे हैं, तो उस 27% में भी पूरा ओबीसी समाज नहीं आता। तो जो आ रहा है उसका तो सामाजिक स्तर या आर्थिक स्तर आप कह सकते हैं सुधर सकता है, लेकिन जो आ ही नहीं रहा है उसका नहीं सुधर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं बड़ी खामी है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सबको लाभ मिले। वो सिस्टम जाति के आधार पर बनाने से बात नहीं बनेगी। वो सिस्टम आपको जो सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, उसी आधार पर बनाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई रिक्शा चला रहे हैं पंडित जी और रिक्शा चला रहे हैं यादव जी और रिक्शा चला रहा है कोई दलित, तो जो लोग उस पर बैठते हैं वो सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी हैं तो उनके पांव छूते हैं और उनको किराया ज्यादा देते हैं। वो समान रूप से कोशिश करते हैं कि जितना पैसा बनता है उतना ही दिया जाए। तो अगर कोई ब्राह्मण है या बाबू साहब हैं और उनकी आर्थिक देखिए, हम तो ये मानते हैं कि मोस्ट
माने ज्यादातर मामलों में 99% मामलों में आपकी सामाजिक हैसियत आपकी आर्थिक हैसियत ही तय करती है। जी। अखिलेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, आज की तारीख में ये भले ओबीसी और दलित कैटेगरी में आते हों, लेकिन ये किसी भी गरीब ब्राह्मण की तुलना में इनका सामाजिक स्टेटस बड़ा है, इनका आर्थिक स्टेटस बड़ा है। तो कायदे से तो होना ये चाहिए कि जहां भी पिछड़े हैं, चाहे वो ब्राह्मणों में पिछड़े हों, चाहे दलितों में पिछड़े हों, उनको उनके आधार, जैसे किसी आप एजुकेशन सबको बढ़ा के दीजिए। आप ये जो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर 51-52 से ये व्यवस्था की गई होती कि सभी के बच्चों के लिए हम समान एजुकेशन देंगे, समान रूप से उनकी आर्थिक स्थिति करने की कोशिश करेंगे, तो जो हम हर 10 साल पर बढ़ा रहे हैं आरक्षण, उसकी नौबत नहीं आती। अब तक हो सकता था कि पिछले 70-72 सालों में हम काफी हद तक एक समान समाज की स्थिति में आ गए होते। हमारा ये कहना है सर। जी जी, जाहिर है कि जातिगत आरक्षण जो है वो समस्या का समाधान नहीं है। तो यहाँ जातिगत जनगणना के राजनीतिक निहितार्थ क्या है? देखिए, अगर हमसे आप पूछेंगे तो व्यक्तिगत रूप से हम न हिंदू मुस्लिम किए जाने के पक्ष में हैं, और अगर हिंदू मुस्लिम नहीं किए जाने के पक्ष में हैं, तो उसी आधार पर जातीयता को भी बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं है। अगर आप जातीय आधार पर जनगणना करते हैं, जनगणना आप कराते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनगणना कराने के पीछे का जो मंतव्य है कि हम इनको आरक्षण की कैटेगरी में लाएंगे। अभी तक जो 52% आरक्षण था, अब हम 63% की बात करेंगे। अब इसमें कई चीजें देखने में आएंगी। जैसे जिसकी आबादी कम है वो सोचेगा यार ये तो जो है हम बड़ा गलत रह गए, हमने भी अपनी आबादी क्यों नहीं बढ़ाई, चलो पीछे जो गड़बड़ की सो गड़बड़ की, अब कम से कम बढ़ाते हैं। तो आप जो है पूरे विकास को, आबादी हमारी समस्या है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती है तो हम चिल्लाते हैं, कहते हैं कि भाई आबादी हमारी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर किसी यादव जी की आबादी बढ़ती है, किसी कुर्मी की आबादी बढ़ती है, किसी और की आबादी बढ़ती है, इवन सबकी आबादी बढ़ रही है, तो हम कहते हैं कि साहब ये तो जो है अच्छी बात हो गई। तो आप इसको इस रूप में जस्टिफाई कर रहे हैं कि 63% हो गया, अरे कल को इसको 65% करो, 70% करो, ताकि हम 70% लाभ लें। इसी तरह से ब्राह्मण सोचेगा कि हम 4% पर क्यों टिके हुए हैं भाई, हम क्यों ना अपनी आबादी बढ़ा करके जो है वो, हाँ हम भी बढ़ाएं। तो पूरा का पूरा जो पता चला कि जनसंख्या बढ़ाओ अभियान में देश लग जाएगा, ये गलत टेंडेंसी है, हम इसके पक्ष में नहीं है। हम इस बात के पक्ष में है कि आप आरक्षण ऐसी व्यवस्था बनाओ कि आरक्षण की बजाय एक सबको, हमने कहा ना, जैसा पहले हमने कहा कि सबको पढ़ाई के लेवल पर बराबरी का कर दो। अगर कोई पढ़ने में, आप ये तर्क दे सकते हैं कि एक ब्राह्मण का बच्चा या एक समृद्ध व्यक्ति का बच्चा, उसके पास तमाम सुविधाएं हैं और गरीब के बच्चे के पास वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो कैसे आप बराबरी करेगा? आप उसको वो सारी सुविधाएं दो जो एक समृद्ध किसी परिवार के बच्चे को मिलती है। उसके लिए आप हॉस्टल, बेसिकली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए ये आपस में बंटवारा करने पर तुली रहती है, वो चाहे किसी की भी सरकार हो। इससे पहले कांग्रेस की थी, वो भी इसी राह पर चलती थी, बीजेपी की है, वो भी इसी राह पर चलती है। और अभी जो जातीय आधार पर नीतीश बाबू, तेजस्वी बाबू या मुलायम सिंह और लालू जी थे, तो ऐसा नहीं था कि ये सबके जन कल्याण वाली बात आती है। उसमें भी आपने देखा होगा कि जो दबंग जातियां हैं ओबीसी में या दलितों में भी जो दबंग लोग हैं, आरक्षण का लाभ वही उठा रहे हैं और वही फल फूल रहे हैं। मैंने 27 मंडल कमीशन ने जो देखा था कि 2700 जातियों को उन्होंने पिछड़ी उसमें माना था, उसमें से 1000 जातियों को सिर्फ आरक्षण का लाभ मिला जी। और बाकी जो है 1700 जातियां हैं, उन्हें कोई आरक्षण का, माने एक भी व्यक्ति उन समुदाय से नहीं है जिसे आरक्षण का लाभ मिला हो। अभी जो एक दूसरा आयोग बनाया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई है जी। उसमें उसको आप देखें, रिपोर्ट नहीं जारी है, तो जो कुछ भी जानकारी मिल रही है वो आप कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों के जरिए मिल रही है। हो सकता है वो बहुत सही ना हो, लेकिन उसने तो और भी वो उपजातियों में बांट दिया है, और उपजातियों के आधार पर जो उसने कहा है कि वहां तो स्थिति और भी खराब है। अगर ओबीसी में ही
3/4 जातियां ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है जी। तो ये खतरनाक स्थिति है। लेकिन अगर आप राजनीतिक उद्देश्य के रूप में देखेंगे तो एक होता है ना भाई कि सांप और बिच्छू है। अब सांप के काटने से आदमी मर जाएगा और बिच्छू कितना ही तेज काटे तो आदमी मरेगा नहीं, उसे दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन मरेगा नहीं। अब ऐसे में आप कहें कि भाई अगर सांप को हम चुने कि बिच्छू को, तो हम कहेंगे भैया बिच्छू को चुनेंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। तो ये जो हिंदू मुस्लिम है और ये जो जातीय आरक्षण, हम खिलाफ तो दोनों के हैं, लेकिन चुनने की बात आएगी तो हम कहेंगे चलो ये जाति वाला बिच्छू है, इसी के साथ खड़े हो लेते हैं, बाद में देखेंगे कि इसका डंक कैसे हटाएं, इसका जो नुकसान हो रहा है समाज को। विषय ले दोनों हैं साहब। अब लेकिन राजनीति आधार पर बीजेपी की सोच क्या है इस देश में? पूरे देश के लेवल पर देखेंगे तो पिछली जनगणना में 14.56 माने करीब 15% मुसलमान है। बीजेपी इसको यही कहती है कि 85% हिंदू है, 15% मुसलमान है और हम 85% को एकजुट करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं और वो उसी आधार पर आई भी है। आपने देखा होगा कि उनके 302 और 303 सांसदों में से एक भी एमपी लोकसभा का मुस्लिम नहीं है, माने वो उस हिस्से को छोड़ करके राजनीति करना जानते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वो कर रहे हैं तो जो दूसरे लोग हैं, खास करके जो समाजवाद के समर्थक हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर हिंदू मुस्लिम वो कर देंगे तो हम तो कहीं हैं ही नहीं सत्ता में, और राजनीति में जो भी आ रहा है वो सत्ता पाने के लिए ही आ रहा है, वो कोई भजन कीर्तन करने नहीं आ रहा है। वो जानता है कि और हम अपने समाज को कुछ देंगे तभी हमको भी कुछ न कुछ मिलेगा, और न दें तो भी कम से कम ऐसा तो माहौल बना ही दें कि हम देंगे। उसके काट के तौर पर ये जो है जातीय जनगणना की बात लाई गई है, और निश्चित तौर पर जातीय जनगणना हिंदू मुस्लिम की तुलना में ज्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि जाति भारतीय समाज की एक सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। ब्राह्मण वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति, भले वो सोशलिज्म का पैरोकार हो, भले वो कम्युनिज्म का पैरोकार हो, लेकिन अगर उसके बच्चों की भी शादी विवाह होती है तो वो ब्राह्मण में ही 90% तो वो ब्राह्मण में ही करता है। इसी तरह से अगर दलित भी है, और मैं तो कई दलितों को जानता हूं जिनके बच्चों ने किसी ब्राह्मण लड़की से प्रेम कर लिया, और अगर उसका पिता जो है नेता है तो वो उसके खिलाफ हो जाता है, कहता समझाता है अपने बच्चे को कि अरे हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा ब्राह्मणों में शादी करने से। तो ये एक विकट समस्या, सच्चाई है जाति, तो जाति सच्चाई है तो रोजाना का जो मामला है जीवन में या जो व्यवहार में वो हिंदू मुस्लिम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस आधार पर देखेंगे तो बीजेपी का बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, इसलिए बीजेपी ज्यादा परेशान है इससे, और ये लोग खुश हैं कि इसी आधार पर हम गोल बंद कर देंगे। इसमें एक और बात बतला दें कि बिहार से शुरू हुआ है, तो बिहार में तो आप समझिए अभी लोकसभा की क्या स्थिति है। लोकसभा में सिर्फ एक सीट, 40 सीट में से एक सीट शायद कांग्रेस जीती है, बाकी जो 39 सीटें हैं वो बीजेपी और उसके सहयोगी दल जीते हुए हैं जी। उसमें हालांकि नीतीश कुमार जी भी पहले थे। तो अब स्थिति क्या होगी कि जो एक सीट बीजेपी कांग्रेस के पास है, माने विपक्ष कह लीजिए, कल को 2024 को अगर चुनाव होता है तो ये पासा ठीक उल्टा हो सकता है जी। बीजेपी हो सकता है 1 या 2-4 सीटें जीते तो जीते, वरना सारी सीटें चली जाएंगी विपक्ष के पास। ये सिर्फ 63% की बात नहीं है, 63% तो ओबीसी है, बाकी 20% दलित है, और अगड़ों में भी सारा का सारा वोट बीजेपी के साथ नहीं है। तो बीजेपी इसलिए बौखलाई हुई है, और इसका ये बिहार में जरूर, बिहार में तो इसका असर होगा ही कि 40 में से शायद 2 सीट न मिले बीजेपी को। इसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ रहा है, जैसे खास करके यूपी में अखिलेश लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। अब बीजेपी की जो 2 सहयोगी पार्टियां हैं, अनुराधा पटेल हैं, और इसी तरह से जो अभी हाल ही में शामिल हुए हैं सुभाष सपा वाले ओम प्रकाश राजभर जी, इन दोनों लोगों ने भी बिहार की जनगणना का जारी किए जाने के बाद इन्होंने भी कहा है कि यूपी में भी ये जनगणना कराई जाए। अब मान लीजिए जनगणना के मुद्दे पर कहीं ये दोनों लोग भी बीजेपी से छिटक गए
जी तो बीजेपी का क्या होगा, उसके वोटों पर फर्क पड़ेगा। और अगर ये न छिट के बीजेपी के साथ बने रहे तो इन्हें खुद भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तो बने रहे नहीं, तो बीजेपी के अपना ही साथ लेकिन जनाधार खत्म हो हमारा जाएगा। जनाधार खिसक करके चला जाए अखिलेश जी के पास, तो जी यूपी पर भी इसका असर पड़ेगा। और देखिए, ये जो जातीय आधार वाला खेल है ना, साउथ में तो आरक्षण का पहले से ही खेल है। उन्होंने जी अपना डीएमके, अन्ना डीएमके या जो अलग अलग राज्य हैं वहां जी तो 50% से बहुत पहले से ही आरक्षण ज्यादा हुआ है। ये जी नॉर्थ इंडिया में ही ज्यादा होना है, और खास करके यूपी में और बिहार में। झारखंड जी और छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए तो आदिवासी जो वाला इलाका है। लेकिन जी एक परसेप्शन इससे बनता है। परसेप्शन अगर बन गया कि नहीं साहब, पिछड़ों की वकालत विपक्ष कर रहा है, और मध्य जी प्रदेश राजस्थान में जो 5-7% वोट भी खिसक गए ना, तो जी बीजेपी बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो जी बीजेपी को असली डर ये सता रहा है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा, तो मैं तो देख रहा हूं कि अगर ये चल पड़ा जैसा कि जी दिख रहा है चलता हुआ, तो जी बीजेपी का जो पूरा आधार है वो उत्तर भारत में ही है। माने 90% उसकी जो सीटें हैं वो उत्तर भारत के बड़े उससे ही हैं, और वो साफ हो जाएगी फिर। जी तो उसको 2024 की चिंता सता रही है, और इसका बड़ा व्यापक असर होने जा रहा है। जी यानी यानी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है कि जिस तरह से मंडल के विरोध में बीजेपी कमंडल की राजनीति लेकर के आई, हिंदुत्व की राजनीति लेके आई, उसी तरह अब विपक्ष जो है वो जातीय राजनीति लेकर के आ गया है। जिस तरह बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति ने समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित किया है, क्या उसी तरह जातीय आधार पर न्याय का मुद्दा भारतीय समाज के लिए विभाजनकारी साबित नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप समझिए कि जैसे होता है ना कि आप स्टेज बनाते हैं जी और 2 चौकी या 4 चौकी ऊपर नीचे करते हैं। जी बीजेपी को यह लग रहा था कि भाई जो सबसे ऊपर वाली चौकी है उसी आधार पर गोलबंदी की जाए, वो हिंदू मुस्लिम वाली चौकी है। जी अब उसके नीचे से इन्होंने क्या किया, विपक्ष ने क्या किया कि अपनी चौकी अलग कर दी है कि भाई जी जब तुम्हारी तुम्हारी तुम करो और हम ये इसको अलग कर रहे हैं, तो अलग करने से जो ऊपर वाली चौकी अपने आप नीचे आ गई है। जी तो बीजेपी की समस्या जातीय, देखिए हमने कहा कि जातीय आधार पर गोलबंदी करना ज्यादा आसान है। जी लालू के साथ यादव यूं ही नहीं है, इसलिए कि लालू जी यादव जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, जी जबकि यादव भी हिंदू है। जी मतलब हिंदू के नाम पर यादव जी लोग बीजेपी के साथ नहीं गए, लेकिन जी यादव के नाम पर इनके साथ चले गए। इसी तरह से मुलायम सिंह के साथ हुआ। जी पासवान जी भी हिंदू में ही आते हैं, लेकिन पासवान जितने हैं, दुसाध, और यूपी में दुसाध बोलते हैं, तो जी दुसाध है, पासवान है, पासी है, ये सब लोग हिंदू अपने आप को कहते हैं, हिंदू हैं भी बड़े प्लेटफॉर्म पर देखें तो। लेकिन जी ये पहले पासवान जी से जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद वो कहीं जहां पासवान जी जाएंगे वहां ये जुड़ते हैं। वही पासवान जी जी अगर लालू जी के साथ रहते हैं तो वो पासवान लोग लालू जी के साथ जुड़ते हैं। वही पासवान जी अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो वो हिंदूवाद करने लगते हैं। तो जातीय आधार पर जुड़ना लोगों के लिए ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली हिंदू मुस्लिम के आधार। हिंदू मुस्लिम तो जो बहुत ही ईश्वरीय कल्पना में जाता है कि हमारा भाई पुनर्जन्म सुधरे, तो ऐसे लोग 2% से ज्यादा नहीं है। जी यादवों में बमुश्किल, यादवों में भी जो लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो अपने हित के कारण जुड़े हुए हैं, वरना जी मोटे तौर पर आप देखें तो यादव का 90% तबका जो है यूपी में अखिलेश सिंह के साथ है, और बिहार में तेजस्वी के साथ, अब लालू जी और तेजस्वी के साथ। जी जरूर इन्होंने लीडरशिप अपनी खड़ी करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई, क्योंकि लाभ के चक्कर में लोग जुड़ तो जाते, उनके परिवार वाले वोट नहीं देते। हालत यह है, आप देखें चुनाव का विश्लेषण करेंगे, वोट जब पड़ता है तो यादव कैंडिडेट को उसके परिवार वाले तक वोट नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हमारा वोट खराब हो रहा है, हमें जो है जी अखिलेश जी के साथ या लालू जी के साथ रुकना है। हिंदूवाद तो बहुत दूर की बात है। जी इसमें भी जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वो ये सोच के नहीं जुड़े हुए हैं कि हम हिंदू हैं, वो ये सोच के जुड़े हुए हैं कि भाई हमारे हितों की रक्षा इस समय, पहले कांग्रेस करती थी, वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे। कांग्रेस तो इस तरह से हिंदूवाद नहीं करती थी, लेकिन जी जुड़े हुए थे वो कांग्रेस के साथ। इसी तरह जी से अब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सोच के कि हमारे हितों की या तो रक्षा कर रही है, और अगर रक्षा नहीं भी कर रही है, एक बड़ा समुदाय सवर्णों का हम आपको बताएं इसलिए भी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है
कि जब मायावती आती हैं या अखिलेश आते हैं, यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें या बिहार में लालू जी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये लोग प्रताड़ित होते हैं। थाने अगर जाते हैं शिकायत लेके तो गाली खानी पड़ती है। उनको लगता है कि भले बीजेपी हमें कुछ न दे रही हो, लेकिन थाने में गाली तो नहीं खानी पड़ रही है। तो इस चक्कर में लोग बीजेपी, वो हिंदूवाद से प्रभावित होकर के आप समझिए 10% लोग जुड़े होंगे, बाकी अपने बचाव में और थोड़ा बहुत इससे जुड़े हुए। जी, ये सच है कि हिंदुस्तान में जाति संरचना जो है वो वास्तविकता है और उसी के आधार पर राजनीति चलती है। इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जातीय जनगणना का मुद्दा किस हद तक प्रभावित करेगा? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं आखिर तक, उसमें एक तो राजस्थान है जी, मध्य प्रदेश है जी, तेलंगाना है, जो 3 की चर्चा मोटे तौर पर की जा रही है। तो जी, तेलंगाना साउथ का है, वहां की जातीय राजनीति, हमने कहा ना कि साउथ में पहले से ही जातीय राजनीति एक लंबे समय से आरक्षण को लेकर तय हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे हैं। छत्तीसगढ़ भी मूलतः कहिए तो आदिवासी बहुल है, तो राजनीति हाँ, तो आदिवासी राजनीति वहां ज्यादा प्रभावित होती है। जी, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हमको लगता है कि वो स्थिति नहीं है जो यूपी बिहार वाली स्थिति दिखती है। जी, वहां दोनों के जो नेता हैं, एक अगर देखें तो वहां शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के हैं लेकिन वो भी ओबीसी हैं। राजस्थान में देखें तो गहलोत साहब हैं, वो भी ओबीसी हैं लेकिन वो कांग्रेस में हैं। तो वहां की राजनीति इस तरह से, यहाँ तो आप यूपी में देखें तो यूपी में जो सवर्ण लीडरशिप है या बिहार में जो सवर्ण लीडरशिप है, वहां अश्विनी चौबे हैं या यहाँ इधर जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो ये सवर्ण पॉलिटिक्स को प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं है, दोनों के नेता ओबीसी हैं, लेकिन परसेप्शन का बहुत असर पड़ने वाला है। हाँ, अगर ये बात राजस्थान में गहलोत ने कह दिया है कि कांग्रेस जो है यहाँ जातिगत जनगणना करवाएगी, हाँ बिल्कुल, ये बोल बल्कि दिया। उस जैसे जो बिहार में टेम्पो खड़ा हुआ है, उस टेम्पो को उन्होंने राजस्थान में पहुंचा दिया कि भाई हम ऑर्डर कर दिया एक तरह से उन्होंने कि हम कराएंगे, कराने जा रहे हैं, तो वो आदेश हो गया। तो अब जो परसेप्शन बनेगा कि जो ओबीसी है, ओबीसी वहां जाट भी हैं, गुजर भी हैं और भी पिछड़े हैं, तो वो ये सोचेंगे कि यार इनमें से बहुत सारे लोग, जैसे सचिन पायलट के इलाके का इंचार्ज बीजेपी ने बना दिया है साहब सिंह वर्मा के बेटे को, जिन्होंने अभी संसद में बड़ा नाम कमाया। तो अब एक बार अगर परसेप्शन बन गया तो वो लाख कोशिश कर लें, वो फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के ही साथ रहेगा वहां का पिछड़ा वर्ग। तो और ये एक बड़ा फर्क देखिए, ये दोनों राज्य ऐसे हैं जहां वोटों का मार्जिन खास करके विधानसभा चुनाव में बहुत कम रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। पिछली बार जब आप देखें चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वोट परसेंटेज उसके कम थे। बीजेपी का वोट परसेंट लगभग 1% ज्यादा था, लेकिन सीटें कम आई। और सीटों में भी अंतर कितना था, तो एक ने 109 जीती थी, एक ने 114 जीती थी। लेकिन अगर ये 4-5% वोट प्लस माइनस हो जाए कहीं से, परसेप्शन के चलते पिछड़ा वर्ग जुड़ जाए किसी उससे, तो वो सीटों में भी तब्दील होगा और वोटों के परसेंटेज में भी इसका बड़ा फर्क पड़ेगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो अगर ये परसेप्शन चल गया तो आप समझिए बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में मुझे लगता है कि बीजेपी केवल तेलंगाना में तो वो अभी भी कहीं नहीं है, वो कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से विपक्ष की भूमिका में आ जाएं। छत्तीसगढ़ में जरूर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की बीच होनी है, लेकिन वहां भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो ये परसेप्शन की बात है और परसेप्शन मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने जा रहा है। जी। और 2024 के लेवल पर देखेंगे, हाँ 2024 के लेवल पर अगर देखेंगे तो बीजेपी की केवल यूपी और बिहार में लगभग 125 सीटें, 40 सीटें बिहार की और 80 सीटें यूपी की, 120 सीटें होती हैं।
120 सीटों में से आप देखें तो बीजेपी की अच्छी खासी सीटें, मतलब 64 और 16, लगभग 80 सीटें केवल इन्हीं दो राज्यों से बीजेपी की हैं। अगर ये पांसा पलटा तो फिर बीजेपी के संभले नहीं, जो 300 की संख्या वो पर बड़ा गर्व करती है ना, वो संख्या 200 पर आके सिमट जाएगी, 200 सवा 200 पर। तो बीजेपी के, तो अगर ये परसेप्शन राज्यों में चला तो फिर 2024 में भी चलेगा। जो लोग इस मुगालते में हैं कि पिछली बार की तरह जैसे यहाँ जो है कर्नाटक क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में जीत गई थी कांग्रेस, राजस्थान में जीत गई थी, छत्तीसगढ़ में जीत गई थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो इन सारी जगहों पर बीजेपी ने स्वीप कर दिया एक तरह से। तो इस तरह की स्थितियां हमेशा नहीं आती हैं, कभी कभार हो जाया करता है। आमतौर पर रूटीन में चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि कभी कभार आप पुलवामा कर देते हैं और चीजें बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उस तरह से बदल जाएगी कि आज जो है मध्य प्रदेश का और राजस्थान का चुनाव हो तो कांग्रेस जीतेगी और 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद लोकसभा का चुनाव हो तो वहां फिर बीजेपी आ जाएगी। ये जो मुगालता है वो इस बार हो सकता है खत्म हो जाए। कभी कभार इस तरह की दुर्घटना होती है, हमेशा नहीं होती है। जी, बिहार से शुरू हुआ जातीय जनगणना का ये मुद्दा उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार जोर पकड़ेगा। बीजेपी के उग्र हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ विपक्षी दलों को जातीय जनगणना के रूप में एक कारगर हथियार मिल गया है। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा और देश की राजनीति में क्या बदलाव आता है। हम समतामूलक समाज बनाने की दिशा में बढ़ते हैं या फिर सामाजिक भेदभाव की जड़ें मजबूत करते हैं। अमरेंद्र जी, इस जटिल मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।